अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला यूनिट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं जो नई बुक के अंदर इंक्लूड है वो भी करने हैं और जो पुरानी बुक के थे वो भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं जो 3.1 है। बेसिकली इसके अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कि 30 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है जो कि 0 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं कि रिटार्डेशन जो है या डी एक्सेलरेशन मुझे कंक्रीट ड्राई कंक्रीट पे अलग गिवन है जैसे कि यहां पर, और हमारे पास जो वेट कंक्रीट है उस पे मुझे अलग गिवन है। दोनों के लिए, एक के लिए मुझे गिवन है 7.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरी के लिए मुझे गिवन है 5.00 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बेसिकली इन द डिस्टेंस फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? वेट कंक्रीट का और ड्राई कंक्रीट का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो मेरे पास बेसिकली 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको ही हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है सो दैट्स वाई एस हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है और 2a यहाँ पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब जो पॉइंट की बात जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो क्या कि एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग जब डी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू के साथ माइनस का साइन आएगा जो ये बता रहा होगा कि ये डी एक्सेलरेशन है। तो आप देखें हम लोगों ने, हमारे पास वी एफ की वैल्यू क्या गिवन थी? 0। वी आई की वैल्यू मेरे पास 30 गिवन थी। अब 2 ये वाला, और ए की जो वैल्यू मैंने पुट किया फॉर ड्रैग कंक्रीट के लिए -7 पुट किए। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 64.3 मीटर। यूनिट मीटर का आएगा क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना था। अब वेट के लिए हमारे पास जब वेट कंक्रीट की बात हुई तो वेट में हम लोगों ने सिर्फ डी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो चेंज की और वो -5 पुट की। उसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 9 मीटर। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं जिसको मैंने कंपैरिजन करने के बाद 90 मीटर सॉरी, मेरे पास कंपैरिजन किया तो मेरे पास ये 64 है और दूसरे में क्या है? 90 है। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन पूछा नहीं गया लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ वेट कंक्रीट के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ जाएंगे जो 3.2 बेसिकली है। हमने यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक बॉडी जो प्रोजेक्टाइल कर रही है यानी कि वो प्रोजेक्शन, उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा वो हम लोगों ने फाइंड करना है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो मैक्सिमम हाइट है और रेंज है वो दोनों इक्वल हैं, कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज जो है वो दोनों इक्वल हैं और इनको यूटिलाइज करते हुए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइट का फार्मूला ये होता है और रेंज का फार्मूला भी हम लोगों ने ये लिख लिया। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन 2 थीटा। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो रेंज के अंदर साइन 2 थीटा होता है और हाइट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होगा। कैलकुलेशन हम लोगों ने कहा कि हाइट और रेंज इक्वल है, हम लोगों ने इक्वल पुट की। पुट करने के बाद मेरे पास कटिंग हो गई, वी आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अब देखिए अगर ये जी जो था ये इस जी से कैंसिल होगा तो मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। और आपको पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो मैंने ये फार्मूला ओपन कर लिया साइन 2 थीटा का, वो जिसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ यहाँ पे एक कॉस बच गया और यहाँ पे क्या बच गया? कॉस बच गया। यहाँ पे सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, हम लोग ऐसे कर सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? एक साइन बाय कॉस। और आपको पता है कि साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है? टेंजेंट की इक्वल होता है। तो मैंने पुट कर दिया साइन बाय कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा और मेरे पास वैल्यू थी 4। अभी मुझे क्योंकि फाइंड करना है एंगल, तो हमेशा हम लोग जब एंगल फाइंड करते हैं तो टेन का मैं इनवर्स लूंगा। जब मैंने इनवर्स लिया तो मेरे पास एंगल क्या आ गया? 76 आ गया। 76 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया। So the angle of projection for which the horizontal range and maximum height of projection is 76। ये मोस्टली आप लोगों से पूछा जाता है कि ऐसा एंगल बताएं कि जिस एंगल पे हमारे पास रेंज और हाइट जो वो इक्वल हो जाए। अक्सर ये न्यूमेरिकल नहीं भी पूछा जाता,
अगर ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनता है कि ऐसी कंडीशन या ऐसा एंगल बताएं जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज और हाइट इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास 76 डिग्री ऐसा एंगल होता है जहां पे रेंज और हमारे पास हाइट जो वो इक्वल हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। एक जेट है जो कि लैंड कर रहा है, वो कह रहा है कि जब वो लैंड कर रहा है तो उसने हमें उसकी स्पीड बताई है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी जब वो लैंड करने लगा, यानी कि इनिशियल उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 100 मीटर पर सेकंड। और जब वो लैंड करके स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब वो कंडीशन क्या पूछ रहा है कि हम लोगों ने बताना है कि जब वो जमीन से टच करता है और लैंड, यानी कि यहाँ पे वो लैंड किया और लैंड करने के बाद वो कितना टाइम लगाएगा रेस्ट पे आने के लिए, फर्स्ट। और सेकंड वो क्या फाइंड कर रहा है कि हमारे पास अगर रनवे की जो लेंथ है वो 0.8 मीटर हो, किलोमीटर हो, 0.8 किलोमीटर रेंज हो उसकी लेंथ हो रनवे की, तो क्या ये जहाज वहां पे लैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी। दोबारा से ध्यान से आप लोगों ने सुन लें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज फाइंड करनी है जी। हम लोगों ने एक फाइंड करना है कि जब वो ग्राउंड के साथ टच हुआ तो रेस्ट पे आने के लिए, रेस्ट तक आने के लिए कितना टाइम लेगा वो। और सेकेंडली एक मेरे पास रनवे ऑलरेडी है जिसकी हमारे पास जो लेंथ है वो 0.8 किलोमीटर है, क्या उस रनवे पे ये लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो वो गिवन है जी, हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड लिख ली। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 0 है, जो कि अब देखें मिनिमम एक्सेलरेशन जो हमारे मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो 500 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। और मिनिमम टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये बताना है कि क्या वो प्लेन लैंड कर पाएगा या नहीं लैंड कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें दो जो फार्मूला यूज होने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करने हैं। तो वी एफ माइनस वी आई, ये इधर आके माइनस हो गया, और डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी, टाइम आ जाएगा। तो मैंने वी आई की वैल्यू 0 थी, वी एफ की 100 और डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ गया था ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी 5, तो मैंने वो 5 वैल्यू इसकी पुट कर दी। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 20 सेकेंड, मेरे पास आंसर आ गया है। ओके, सेकेंडली हमारे पास क्या आ गया, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ताकि हमें पता चले कि वो कितना टाइम लगाएगा जब वो लैंड करेगा। तो हम लोगों ने 2as वाले फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड किया, तो वो 1000 मीटर, वो जो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए जहां पे उसने लैंड करना है वो कितनी होनी चाहिए, 1000 मीटर होनी चाहिए। और हमें क्या गिवन थी 0.8 किलोमीटर, और 0.8 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 800 मीटर आएगा। सो ये जो हमारे पास लेंथ है उस रनवे की, ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू उसे कितनी चाहिए 1000 मीटर। तो यहाँ पे ये लैंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये 800 मीटर वाली रनवे पे लैंड नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे पास एक बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, उसका इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी मुझे गिवन है वो है 21.8 मीटर पर सेकंड, और मुझे उसका जो एंगल गिवन है वो 35 डिग्री एंगल गिवन है। मुझे फाइंड क्या करना है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, मुझे हाइट फाइंड करनी है, और मुझे डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मुझे बताएं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और वो क्या होता है बेसिकली रेंज ही होता है। तो मुझे रेंज फाइंड करनी है। तो तीनों के फार्मूले आप लोगों को याद होंगे, वही तीनों फार्मूले यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी है 21.8 मीटर पर सेकंड, एंगल भी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है क्या होता है 9.8, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने फाइंड करने हैं, उसके बाद हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है और हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी है। तो फार्मूलाज 2vi इनिशियल वेलोसिटी sin थीटा डिवाइडेड बाय g, ये टाइम का होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। हाइट का फार्मूला होता है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और रेंज का होता है vi स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आइए अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने वैल्यू किसकी पुट करनी है, सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा जो मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो वो मैंने पुट कर दी। उसके बाद मेरे पास साइन और एंगल मैंने पुट किया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या था यहाँ पे g था, तो मैंने g की वैल्यू सिंपली पुट कर दी। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सिंपली मेरे पास सॉल्यूशन इसका क्या आ गया 2.55 सेकंड। अब सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है हाइट, हाइट का फार्मूला होता है जी सिंपल
वी आई का स्क्वायर हम लोगों ने यूज कर लिया, साइन स्क्वायर एंगल हमारे पास गिवन था और नीचे हम लोगों के पास 2g था, तो 2 ये वाला और g की वैल्यू मेरे पास गिवन थी। मैंने सिंपल वैल्यूज पुट की तो मेरे पास आंसर आ गया। अब ये आंसर मीटर में क्यों आएगा? को हाइट जो हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो हमारे पास लेंथ में लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब हमारे पास क्या आ गई है? रेंज हम लोगों ने फाइंड करनी है। हॉरिजॉन्टल जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, तो इसका फार्मूला भी ये होता है वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू भी मुझे गिवन है और डिवाइडेड बाय जी होता है, तो मैंने जी की वैल्यू भी पुट कर दी 9.8। सोल्यूशन लिया तो मेरे पास क्या आ गया? 45.6 मीटर मेरे पास इसका आंसर। तो ये तीन मेरे पास इसके सोल्यूशन आ चुके हैं जो मुझे चाहिए थे। आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.5 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। एक हमारे पास वो कह रहा है कि आपके पास अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द, हॉरिजॉन्टली क्या होता है? ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द टॉप ऑफ द 45.2 मीटर हाई क्लिफ एंड लैंड एट डिस्टेंस ऑफ 17.6 मीटर फ्रॉम द। अब हमारे पास क्या है? क्लिफ है, जहां से मैंने लॉन्च किया, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, और वो लैंड कहां पे कर रही है? यहां से जो डिस्टेंस बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है? 17.6 मीटर, यानी कि उसकी रेंज मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है? 17.6 मीटर। और जो हाइट थी वो मेरे पास कितनी आ रही थी? 45.2, जिससे मुझे मैंने उसको लॉन्च किया है। वो कह रहा है कि आपने इसकी जो लॉन्च वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइट जो है वो गिवन है, जैसे मैं बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिसको रेंज बोलते हैं वो भी गिवन है, मैं आपको ऑलरेडी इधर बता चुका हूं। अब मुझे फाइंड क्या करना है? हॉरिजॉन्टल मोशन इक्वेशन आप लोगों ने इक्वेशन सुनी होगी, S इज इक्वल टू VT। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू VT, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसको हम लोग बेसिकली रेंज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? R इज इक्वल टू VT। अब R मैंने स्टूडेंट्स क्यों लिखा? क्योंकि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हॉरिजॉन्टली किया है, और हॉरिजॉन्टली करने का मतलब ये हुआ कि उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी रेंज है, और रेंज जो हुआ वो किसकी इक्वल हो गया? R इज इक्वल टू VT। और दूसरा सिंपली मैंने इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो वो यूज की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है S बेसिकली, और अगर हम लोग इसको फ्री फॉल बॉडी के लिए करते हैं तो H हो जाती है, H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H की वैल्यू गिवन थी, पुट कर दी मैंने। VI की वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 क्यों है? आपको ऑलरेडी पता है कि VI की वैल्यू जो है वो 0 पुट की जाती है। इस केस के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल के साथ किया था कि VI की वैल्यू हम लोगों ने 0, इनिशियल वैल्यू जो होती है जब वो लॉन्च होगी तो हमारे पास वो क्या होगी? 0 होगी, VIY। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना VIY, ये जो हमारे पास आएगी ये आएगी VIY, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द Y ये हमारे पास क्या होती है? 0 होती है जब कोई भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है। तो 0 पुट कर दिया मैंने, टी का स्क्वायर, तो सारी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1/2। अब जी की वैल्यू सबको पता होगी, जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 9.8, और टी का स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब जब मैंने इसको हाफ किया, क्योंकि ये तो सारी वैल्यू क्या हो गई? ये सारी टर्म मेरे पास 0 हो गई। अब इसको मैंने हाफ किया तो मेरे पास बच गया 4.9, और टी स्क्वायर इसको मैंने आके डिवाइड करवा के टी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब मैंने कहा था कि रेंज जो वो किसकी इक्वल है मेरे पास? S इज इक्वल टू R इज इक्वल टू VT, और T मेरे पास आ चुका है। तो मैं क्या इसको ऐसे, रेंज भी में मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैं R बाय T इज इक्वल टू V वाला फार्मूला, इसी फार्मूले से T इधर आके नीचे डिवाइड हो गया। रेंज मुझे गिवन थी, टाइम मैंने खुद फाइंड किया। इन दोनों वैल्यूज को जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 5.79 मीटर पर सेकेंड, और यही मुझे रिक्वायर्ड था। मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी थी, सो दैट्स व्हाई मैंने यूनिट लगाया वो मीटर पर सेकेंड का लगाया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? वो कह रहे हैं कि दो कार्ड हमारे पास हैं, और दोनों जो हैं, एक कार्ड जो वो मेरे पास इस तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा जो कार्ड है वो मेरे पास इस तरफ मूव कर रहा है। जब ये कोलाइड होंगे आपस में, और कोलिजन के बाद वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएंगे, और वो जो वेलोसिटी जिससे वो मूव करेंगे वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। टू इक्वल मास कार्ट रोल टूवर्ड ईच अदर on a level low friction track. One cart rolls rightward at 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, एंड द अदर कार्ट रोल्स लेफ्टवर्ड एट 1 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी आ गई है। अब देखें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड मैंने लिख ली, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड कार्ड भी मैंने लिख ली,
वो मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। अब मेरे पास क्या चीज है जो मुझे फाइंड करनी है, जो इनकी फाइनल वेलोसिटी है, और वो आपको पता है कि वो आखिर में क्या लिख रहा है, कोलाइड दे रोल टुगेदर। अब वो कह रहा है कि अब वो जब इसके बाद होंगे, आफ्टर द क्वाड कोलाइड, जब वो आपस में कोलाइड होंगे उसके साथ वो दो इकट्ठा मूव करेंगे। मींस के इकट्ठा मूव करने का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी। तो अब वो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब देखें, क्योंकि अपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है हमारे पास। हमने मोमेंटम ले लिया m1 v1 कार्ट 1 का, m2 v2 कार्ट 2 का। अब इन दोनों का मैस जो इक्वल है, तो मैंने m1 और m2 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मैस जो है वो आपस में इक्वल था। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, आगे वी आई प्लस वी। अच्छा, अब देखिए, अब आप लोगों ने एक चीज समझनी है, और वो बात क्या है कि अब देखिए ये जो वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी, वो दोनों की सेम है। सो दैट्स वाई मैं लिखता हूं कि वी, या अगर इसको मैं u1 लिखता हूं और इसको मैं u2 लिखता हूं, तो मेरे पास जो वी आई इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v आ जाएगा, और वो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा 2mv, और यहां से मैंने m कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेरे पास u1 प्लस u2। ओके, वैसे इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u1 और u2 से डिनोट करते हैं, सो दैट से मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे u1 एंड u2 कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये जो m है ये m से आगे कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे नीचे आगे क्या डिवाइड हो जाएगा 2। वैल्यूज मुझे गिवन थी ऑलरेडी, ये वैल्यूज जो थी वो मैंने पुट की और मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे एक जो है ना -1 क्यों लगाया गया है, तो ये डायरेक्शन की वजह से कि दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये न्यूमेरिकल जो है इसके अंदर सिंपल कंडीशन है। यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकल हैं वो बेसिकली कोलिजन के न्यूमेरिकल हैं, और आप लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो दोनों कंजर्व रहते हैं हमारे पास बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अब वो कह रहा है कि हमारे पास उसने एक बॉल आ रही है, एक बॉल यहाँ पे जो m2 है वो रेस्ट पर है, और एक बॉल दूसरी यहां से आती है जो m1 है, और वो इसको स्ट्राइक करती है। जो m1 का जो मैस मेरे पास गिवन दिया उसने 0.5 kg इसका मैस है, और जिसे वो स्ट्राइक करती है उसका मैस कितना है 3.5 kg का। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जिसे u1 बोलते हैं हम लोग, वो क्या है 0 है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जिसे u2 बोलते हैं हम लोग, वो मेरे पास क्या है ऑलरेडी गिवन है, और वो है मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। और मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि उनकी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी। तो ये सारा डेटा जो मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने ड्राइव किए थे इलास्टिक कोलिजन के अंदर, वही फार्मूलाज हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे इन फार्मूलाज को इंट्रोड्यूस करवाया, और उस फार्मूला के अंदर m1 की वैल्यू पुट की, ये m2 की वैल्यू पुट की, u1 की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 4, वो मैंने पुट की, यहाँ भी मैंने वैल्यू पुट की 4। तो यहाँ सिंपली वो वैल्यूज को पुट करने के बाद मैंने आंसर निकाल लिया यहाँ पे v1 का, और v2 का आंसर भी मैंने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद निकाल लिया। क्योंकि देखिए अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये भी सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। सिर्फ ये एक टर्म को सॉल्व करके हम लोगों ने निकालना था। तो मेरे पास दोनों की वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड एक की आएगी, और एक की मेरे पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जो लास्ट है ये नई बुक के अंदर है, पुरानी बुक में ये न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो कह रहा है कि एक बुलेट उसने फायर किया जिसका जो बुलेट का जो हमारे पास मैस था वो था 17.5 ग्राम, और एक मिसाइल जिसकी वेलोसिटी उसने भी गिवन है हमारे पास 582, और फिर वो कहता है कि मैस ऑफ द गन जो है वो भी हमें गिवन है 8। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है कि बैरल लेंथ यानी कि जिसके अंदर से उसे मूव किया उसकी लेंथ मुझे गिवन थी 0.75। बैरल की जो लेंथ थी वो कितनी थी 0.75। अब इसमें मुझे 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले ट्रैवल टाइम ऑफ बुलेट, कि उसने कितना टाइम लिया, ट्रैवल कितना इस लेंथ में से गुजरने के लिए उसने कितना टाइम लिया, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। सेकंड हम लोगों ने फाइंड करना है फोर्स ऑन द बुलेट, कि बुलेट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट हुई वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। थर्ड हम लोगों ने इम्पल्स फाइंड करना है, और लास्ट हम लोगों ने फाइंड करना है बुलेट का मोमेंटम। तो आइए फर्स्ट, अब ये फार्मूला जो लिखा हुआ है L = VT, बेसिकली ये फार्मूला है S = V
टी, क्योंकि वो जो बुलेट था उसने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस वो एक उसने बैरल के अंदर से ट्रैवल किया, सो दैट्स वाई वो जो बैरल के अंदर से जितनी उस बैरल की लेंथ थी वो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वल आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे S इज इक्वल टू VT लिख लिया। अब देखें ये फार्मूला अब सिंपल हमारे पास यहाँ ये फार्मूला कहाँ से आया है, F इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेल्टा P बाय डेल्टा टी। ये फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव आप लोगों ने किया होगा, अभी नई बुक की 9th क्लास में भी ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं जब इसको ड्राइव करता हूँ कि इसको कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग। यहाँ पे इम्पल्स का फार्मूला मेरे पास आ गया F इंटू डेल्टा टी, और मोमेंटम का फार्मूला तो सबको आता है P इज इक्वल टू MV के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो कैलकुलेशन करनी थी वो लेंथ फाइंड करनी थी, सॉरी टाइम फाइंड करना था। लेंथ मुझे गिवन है, लेंथ मैंने पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे F एवरेज है, तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। यहाँ पे इनिशियल मुझे गिवन थी, क्योंकि फाइनल तो हमेशा हमें पता है कि वो जाके रेस्ट पे होगा, गिर जाएगा तो रेस्ट जब उसका बुलेट फायर हो जाएगा इनिशियल उसकी वेलोसिटी होती है, फाइनल हमेशा इसकी जीरो वेलोसिटी होती है। हम लोगों ने इसकी वेलोसिटी जीरो ले ली और यहाँ पे डिवाइड बाय 2, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये मेरे पास वैल्यू आई, इधर आके ये डिवाइड हो गई तो t की वैल्यू मुझे आ गई है 0.00258 सेकेंड। अब t की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स आ चुकी है। ये टाइम था जो उसने लिया है वहाँ से डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो कि बैरल का डिस्टेंस था। ओके, अब वो कहता है कि f जो है हमारे पास जो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स कहाँ से आया है, बेसिकली हमारे पास होता है f इज इक्वल टू ma, और a का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि MVF माइनस MVI डिवाइड बाय TF माइनस TI, और ये हो जाएगा मेरे पास MV क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो PF माइनस PI डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा P बाय डेल्टा टी, और मुझे क्योंकि फाइंड करना है चेंज तो ये आ जाएगा F इंटू डेल्टा टी। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया स्टूडेंट्स, जो मेरे पास आ गया F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है। मुझे क्या फाइंड करना है, F फाइंड करना है, तो बेसिकली सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा टी कर लेता हूँ। अब डेल्टा P कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम लोगों के पास जो M2 है वो भी गिवन है, V2 जो थी वो मेरे पास 0 थी, सो ये सारी टर्म जो क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और M1 की जो वैल्यू थी वो मैंने कैलकुलेट की और मेरे पास आंसर क्या आ गया 10.185। तो सिंपली यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड करवा दिया, ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है जी, फोर्स की वैल्यू आ गई है, सॉरी मोमेंटम चेंज मोमेंटम की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे जो नीचे वैल्यू आई है ये मेरे पास किसकी थी, डेल्टा टी की थी। तो डेल्टा पी की वैल्यू ये वाली थी और डेल्टा टी की वैल्यू ये मैं यहाँ से फाइंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पुट की और मेरे पास एफ़ की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट कर ली हम लोगों ने, और यूनिट इसका न्यूटन आएगा क्योंकि ये फोर्स है। अब लास्ट में मेरे पास इम्पल्स मैंने लिखा हुआ ये आई इम्पल्स का फार्मूला होता है एफ़ इंटू डेल्टा टी। फाइंड हम लोगों ने जब एफ़ कर ली है तो वो मैंने यहाँ पे एफ़ लिख ली, उसको पुट कर दिया, इनटू टी हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोगों ने इम्पल्स फाइंड कर लिया। और मोमेंटम का फार्मूला भी आप लोगों को पता है, P इज इक्वल टू एम वी, मैस भी हमें गिवन था वो हम लोगों ने पुट किया, एंड साथ में v भी मुझे वेलोसिटी भी गिवन थी, तो सिंपली जब मैंने वेलोसिटी भी पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, इसका मोमेंटम भी आ चुका है ऑलरेडी, जो मेरे पास सिंपली किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये इसका यूनिट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस फर्स्ट में थी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज और दूसरा हम लोगों ने इम्पल्स फाइंड करना था, जो कि बेसिक टॉपिक आपकी इस यूनिट में इंक्लूड नहीं है, बट ये 9th क्लास में टॉपिक है इम्पल्स वाला, तो आपने ये मस्ट न्यूमेरिकल कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।